देखो फाइनल अकाउंट मेथड, ये मेथड क्या बताता है, यहाँ पे आपको बोल रहा है ब्रांच ने एक टाइप को, देखो है तो डिपेंडेंट ही, हम लोग अभी तक इंडिपेंडेंट में नहीं पहुंचे हैं, है तो डिपेंडेंट मेथड है, मतलब ब्रांच एचओ पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये फाइनल अकाउंट कौन बना रहा है, हर ब्रांच का एचओ खुद। तो दिस मेथड इज ब्रांच अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ब्रांच वेदर डीलिंग विद गुड्स और सर्विस। तो हर एचओ क्या कर रहा है, मेरा 4 ब्रांच है तो चारों ब्रांच का अलग से ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, और फिर वहां से नेट प्रॉफिट निकाल के अपने मेन ट्रेडिंग पीएल में ले जा रहा है जो एचओ का ट्रेडिंग पीएल होगा। मेरा बात समझे? हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, अंडर दिस मतलब ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड अ सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ब्रांच रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड। तो क्या बना रहा है एचओ, एक तो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और एक अलग से सेपरेटली ब्रांच का अकाउंट, यानी ब्रांच को अपना डेटर की तरह भी बना रहा है और ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल भी बना रहा है कि अल्टीमेटली ब्रांच अकाउंट से निकल के आएगा ब्रांच से कितना पैसा पाते हैं, और ट्रेडिंग पीएल से निकल के आएगा कि हर ब्रांच आपको कितना प्रॉफिट करके दी। ठीक है, तो यानी ब्रांच ट्रेडिंग पीएल से क्या निकालना चाहता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब। ट्रेडिंग से जीपी आएगा और पीएल से नेट प्रॉफिट। और ब्रांच अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के लिए बना रहे, एक पर्सनल अकाउंट है, यानी डेटर की तरह बना रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया, एकदम आसान, आपको ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट आता है ये बेटा। ओपनिंग स्टॉक, इधर ब्रांच के पास कुछ भी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है डेबिट में, इस बार नया माल गया वो डेबिट में। हाँ, अभी ऊपर हम लोग क्या सीख रहे थे अब तक, जब भी माल रिटर्न आ रहा था ब्रांच से एचओ को, क्रेडिट में लिख रहे थे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, बट ट्रेडिंग पीएल में क्या करते थे, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का सर वही माइनस कर लेते थे। हाँ, तो देखो यहाँ पर भी गुड्स को, ब्रांच को जितना माल गया वो डेबिट में लिखे और जितना माल रिटर्न आ गया यही माइनस कर दी। इधर में क्या आएगा, कैश सेल, क्रेडिट सेल, माइनस कुछ भी, अगर डेटर से ब्रांच को रिटर्न आया है तो, डेटर से अगर ब्रांच को रिटर्न आया तो वो माइनस, ब्रांच जिसको माल बेचा है वो ब्रांच का डेटर है, उससे माल रिटर्न आया तो वो यहाँ माइनस, क्योंकि ब्रांच जो माल बेच रहा है उसमें से ये माइनस कर दे रहे। अच्छा, कुछ गुड्स अगर इन ट्रांजिट है, मतलब एचओ से निकल गया तो ब्रांच पहुंचा नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉस हो, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा। अब डेबिट में बैलेंस बचे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट में बैलेंस बचे तो ग्रॉस लॉस। यानी सर एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, है ना, सही है, तो वही बनाना भी था। फिर बोला ब्रांच का पीएल, तो देखो यहाँ जीपी लिख देंगे क्रेडिट में, या फिर ग्रॉस लॉस आएगा तो डेबिट में लिख देंगे। अब जो भी ब्रांच का सैलरी, ब्रांच का रेंट, ब्रांच के लिए कोई पेटी एक्सपेंस, ब्रांच को जो फाइनली लॉस हुआ, देखो एबनॉर्मल लॉस ऊपर जो लिख रहे हैं, कौन सा वाला लिख रहे हैं सर, जितना का गुड्स खराब हुआ। अगर ब्रांच में मान लो 30,000 का गुड्स खराब हो गया तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और अब 30,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 28,000 का, तो अल्टीमेट लॉस कितना हुआ, 2,000 का, वो आएगा पीएल में, जैसे करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। अब अल्टीमेटली मेरा क्या निकल आएगा, ब्रांच का नेट प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आएगा सर, एकदम कॉमन सेंस, जो तुम पहला मेथड सीखे थे डेटर मेथड, तो सब यहाँ आएगा। देख लो, ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है, इस बार जो नया माल गया, जितना ब्रांच के लिए खर्चा हुआ, जितना बाई बैंक ब्रांच पैसा भेज दिया, जितना रिटर्न भेज दिया, अब यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, और ये प्रॉफिट लॉस इस नेट प्रॉफिट से मैच कर जाना चाहिए, है ना, मतलब ये क्रॉस चेक होने का तरीका हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंसेस वही, ये तीनों के से स्टॉक, डेटर और पेटी कैश के क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे इधर। हाँ, तो ये था फाइनल अकाउंट मेथड। सर हम जो कल जब बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट मेथड में भी हम लोग 2 मेथड का बात कर रहे थे, एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट मेथड कैश बेसिस और एक होलसेल प्राइस बेसिस। कैश बेसिस तो ऊपर बात कर लिया हम लोग अभी अभी, अब होलसेल प्राइस बेसिस का बात करो और इनका सम करते हैं। देखो बोला दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एडोप्टेड बाय दो मर्केंटाइल ऑर्गेनाइजेशन वेयर बोथ एचओ एंड ब्रांच सेल गुड्स टू कस्टमर। तो पहला बात तो ये होलसेल प्राइस बेसिस बनेगा कब, जब एचओ भी माल बेच रहा है, ब्रांच भी माल बेच रहा है।
नॉर्मली अब तक क्या हो रहा था, एचओ का काम है खरीद के लाना, वो बेचा बेची का काम नहीं करता, वो ब्रांच को माल देते थे, ब्रांच आगे बेचते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सर, एचओ भी बेच रहा है, ब्रांच भी बेच रहा है, वहां क्या हो, ठीक है, उस केस में बनेगा होलसेल प्राइस कंसेप्ट। तो दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज adopted by mercantile organization where both HO and branch sell goods to customer, hence both contribute to the organization's total profit. Here HO gets due credit for profit arising out of the goods sent to branch and goods sold to customer, whereas branch get credit for goods sold to customer only. HO को दोनों का क्रेडिट मिलेगा, जो माल वो ब्रांच को भेज रहा है उसका भी, और जो माल वो कस्टमर को बेच रहा है उसको भी। एचओ के लिए तो दोनों ही सेल हो गया ना, और ब्रांच के लिए सेल कौन सा हुआ, जो माल वो कस्टमर को बेच रहा है। तो एचओ अपने बुक्स में दोनों को सेल की तरह रिकॉर्ड करेगा, जो माल वो ब्रांच को भेजा वो भी, और जो माल वो कस्टमर को बेचा वो भी, और ब्रांच जो माल कस्टमर को बेचा उसको अपना सेल की तरह रिकॉर्ड करेगा। Under this method, transaction involving goods movement are valued at different ways in the books of HO and branch. अच्छा, दोनों अपने अपने बुक्स में गुड्स का दाम अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एचओ उसको कॉस्ट पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, जबकि ब्रांच उसको एट कॉस्ट, मतलब क्या बोला, प्राइस एट विच एचओ हैज परचेज द गुड्स। अच्छा सॉरी, ये हुआ कॉस्ट प्राइस कंसेप्ट, वही हुआ जो जिस दाम में एचओ खरीदा है। और रिटेल प्राइस क्या हुआ, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस, द वैल्यू ऑफ गुड्स आर सोल्ड बाय एचओ एंड ब्रांच टू कस्टमर। तो यहाँ भी वही है, इनवॉइस प्राइसिंग और कॉस्ट प्राइसिंग कंसेप्ट, सीपी और आईपी वाला लोडिंग वाला कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या हुआ, जिस दाम में एचओ खरीदा उसी दाम में दोनों अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि रिटेल प्राइस क्या हुआ, कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस, यानी जिस दाम में कस्टमर को माल बेचते हैं वही दाम में एचओ मान रहा है हम ब्रांच को दिया, और ब्रांच भी मान ले रहा है वही दाम में हम बाई किए। सम करेंगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो अब यहां देखो सम्स कर दी। अच्छा, एक और प्राइसिंग कंसेप्ट है, हम पहले अच्छा प्राइसिंग का पहले बात कर लेते हैं। तो रिटेल प्राइस क्या हुआ, वो लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस, जिसपे कस्टमर को एचओ और ब्रांच माल बेचते हैं। तो प्रॉफिट मेड बाय एचओ फ्रॉम सेल ऑफ गुड टू कस्टमर एट रिटेल प्राइस। एचओ को प्रॉफिट क्या होता है, जिस दाम में वो कस्टमर को बेच रहा है माइनस उसका कॉस्ट। प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड टू कस्टमर रिटेल प्राइस, रिटेल प्रॉफिट इज इक्वल टू रिटेल प्राइस लेस होलसेल प्राइस। एचओ जो ब्रांच को माल भेज रहे हैं उसमें उसका प्रॉफिट क्या है वो अलग करना पड़ेगा, और ब्रांच जो आगे माल बेच रहा है उसका भी प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। सब करते हैं, बेटर समझ में आएगा, ऐसे देखने जाएंगे और परेशान होंगे। ये देखो क्वेश्चन दिए, बोला ब्लू लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच इन मुंबई, गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब ब्रांच एचओ ब्रांच को कॉस्ट पे 60% प्रॉफिट ऐड करके माल बेचता है। मतलब 100 रुपया अगर सीपी है, आईपी कितना है 160, ठीक है। जबकि उसका होलसेल प्राइस कितना है, होलसेल प्राइस है कॉस्ट प्लस 40%, होलसेल प्राइस है सीपी प्लस 40% यानी 140। हाँ, तो अपने को 3 प्राइसिंग मिल गया, ये 3 प्राइस ध्यान रखो। कॉस्ट 100 रुपया कोई आइटम का अगर, तो उसका आईपी वैल्यू 160 होगा, जबकि होलसेल प्राइस 140 होगा, ठीक है। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम पुणे एचओ टू मुंबई ब्रांच एट होलसेल प्राइस। देखो यहां लोडिंग पावर, यानी ब्रांच कस्टमर को बेचे कितना में 160 में, एचओ भी जब कस्टमर को बेचेगा कितना में बेचेगा 160 में। लेकिन एचओ जब ब्रांच को माल भेजेगा तो वेरी गुड, तभी तो ब्रांच भी प्रॉफिट कमा पाएगा। हाँ, तो ये कहानी, गुड्स का दाम है 100 रुपया, कस्टमर को बेचने का प्राइस है 160, और ब्रांच एचओ टू ब्रांच भेजने का प्राइस है 140। अब आपको कुछ डेटा दिए है, आपको बता रहे एचओ का ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख, ब्रांच का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। एचओ का सेल है 42,84,000,
ब्रांच का सेल है 14,40,000। इसके अलावा और क्या डेटा है सर? दोनों का परचेज प्राइस गिवन है 42 लाख। ब्रांच एचओ का परचेज है सर। ब्रांच कुछ परचेज नहीं करता, मतलब उसके पास जो माल एचओ से आता है वो उसको आगे बेचते हैं और उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसका। इस बार कितना माल एचओ से ब्रांच को गया? 15,12,000 का एट आईपी, मतलब ये 15,12,000 अपने आप में 140 है। तो हम इसका सीपी निकाल लेंगे 100 करके जब दरकार पड़ेगा तब, या लोडिंग निकालना है तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ ठीक है, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक भी बता रखा है। सेल एट एचओ आर मेड बाय ओनली इन होलसेल प्राइसेस एंड देन ब्रांच टू ओनली टू कस्टमर। ठीक है, मतलब जब जब एचओ कस्टमर को भी माल किस दाम पे बेच रहा है? होलसेल प्राइस पे। मतलब एचओ कस्टमर को बेचता है तो 140 पे बेचता है और ब्रांच को भी भेजता है तो 140 पे भेजता है। हाँ, एचओ सबको 140 में बेच रहा है जबकि ब्रांच कस्टमर को 160 में बेच रहा है। ठीक है सर, यानी ये बात बोलना चाहता है, जो ऊपर लाइन बोला था ना जब नोट्स पढ़ रहे थे तब, कि एचओ और ब्रांच दोनों अलग अलग प्राइसिंग पे माल बेचते हैं। हाँ तो हो ही रहा है, क्योंकि एचओ को तो पता ही है ना 100 रुपया कॉस्ट है, तो वो अपने ब्रांच से भी 140 ही ले रहा है और अपने कस्टमर से भी 140 ही ले रहा है। लेकिन ब्रांच जब कस्टमर को माल बेच रहा है उसको तो कॉस्ट ही 140 पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है 140 में बेच के क्या ही कमाएगा, तो उसको 160 में बेचना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अब अपने को बनाना क्या है? ट्रेडिंग एनपीएल। किसके बुक्स में देखो क्या लिखा? ब्लू लिमिटेड एचओ। मतलब ये मेंटेन कौन कर रहा है सर? डिपेंडेंट मेथड है, ऑलवेज एचओ मेंटेन करेगा। अब तक हम लोग इंडिपेंडेंट में गए नहीं। ठीक है चलिए सर बनाते हैं। सिंपल है बेटा एकदम, खाली लोडिंग कैंसिल करने में ध्यान देना, बाकी सब टाइम पास है। देखो ओपनिंग स्टॉक अपना अपना लिखा 7 लाख और उसका 0। ठीक है, ये रहा 7 लाख और 0 था। अपना अपना परचेज लिख लो सर, एकदम ट्रेडिंग की तरह ही बनाना है। तो अपना अपना परचेज क्या है? 42 लाख और इसका 0, तो वो भी लिख लिए सर। अपना एचओ के लिए, ब्रांच के लिए परचेज क्या है? जो एचओ का सेल है 15,12,000, एचओ ब्रांच को भेजा है 15,12,000 का माल, यहाँ पे बता रहा है गुड सेंड टू ब्रांच एट आईपी, तो ब्रांच के लिए तो वही परचेज हो गया ना, और एचओ के लिए वही सेल हो गया। तो देखो ब्रांच उसको अपना गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ बोल के डेबिट साइड में लिखा 15,12,000, जबकि एचओ उसको अपने बुक्स में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के 15,12,000 क्रेडिट में लिखा। अपना अपना सेल रिकॉर्ड कर लिया, एक का सेल है 42,84,000, एक का 14,40,000, तो वो भी रिकॉर्ड कर लिया 42,84,000, 14,40,000। दोनों अपना अपना क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड कर लिया 16,80,000 और 2,52,000। यहां तक कोई प्रेशर नहीं, दोनों का जीपी भी आराम से निकाल लोगे आप, निकाल लो। दोनों का जीपी को फिर लिख लो पीएल बनाने के लिए। अब अगर कोई नए एक्सपेंसेस होता तो वो रिकॉर्ड करते। इसके अलावा एक काम और करना और सम्स खत्म। ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है और ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, क्योंकि वो माल तो वही है जो एचओ से आया है और एचओ हमेशा लोडिंग लगा के भेज रहे हैं। तो मतलब ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग में झमेला जो है। एक बात का बेटा याद कर लो, तुम हायर परचेज चैप्टर करो, डिपार्टमेंट करो, ब्रांच करो, जब जब फाइनल अकाउंट बनाने बोल रहा है ना ट्रेडिंग पीएल, तब तक खाली हमको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग छुपा हुआ है उसी का झमेला है, बाकी सब कॉमन सेंस है। ये सब चैप्टर में कॉमन बात बोला। आप अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे डिपार्टमेंट, वहां में हम तुमको यही बताएगा कि बस खाली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल कर। यहां भी वही बता रहे हैं, जब हायर परचेज कंसेप्ट बताएगा उसमें भी जब फाइनल अकाउंट कंसेप्ट करेंगे तो यही बताएगा, उसका फाइनल अकाउंट आता भी नहीं है। तो देखो यहां पर, यहां से ब्रांच का ओपनिंग है ही नहीं, नहीं है सर। ब्रांच का अगर कोई ओपनिंग नहीं है मतलब ब्रांच का यहाँ पे बाई स्टॉक रिजर्व कुछ लिखने का रिकॉर्ड नहीं है। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग बोल के लिखते,
किसके बुक्स में वो प्रॉफिट छुपा हुआ है बेटा? एचओ के बुक। ये माल भेजा कौन है? यही ब्लंडर होता। आप फिगर निकालने में गलती नहीं करते क्योंकि वो कॉमन सेंस आप 50 बार कर चुके हो, लेकिन लिखना किधर है वही ब्लंडर होता। अपने को लगता है ये ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ब्रांच में ही प्रॉफिट हटाए। नहीं बेटा, ये प्रॉफिट कमाया कौन है? तो एचओ के बुक से हटाइए, क्योंकि एचओ बोल रहा है मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। एचओ के सेल में प्रॉफिट इंक्लूड हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो अपने ही ब्रांच से कोई कमाई कर सकता है क्या? अरे ओवरऑल जब बुक्स मर्ज होगा तो अपने ही पॉकेट से प्रॉफिट कैसे हो सकता? खुद थोड़ी ना माल बेच सकते। तो इसीलिए वो लोडिंग एचओ के बुक से हटाना, बस ये वाला बात ध्यान रख लें। ठीक है सर, तो ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, होता तो जो भी फिगर होता उसका लोडिंग निकाल के एचओ के यहां लिख देते क्रेडिट में, पीएल के क्रेडिट में। चलो ठीक है, अब आ जाओ क्लोजिंग में। तो है क्लोजिंग स्टॉक में आपको दो बात संभालना पड़ेगा। यहां तो वो बात संभालने का दरकार इसलिए नहीं पड़ा चंद्रलेखा, क्योंकि एचओ का ब्रांच का खुद का इंडिविजुअल कोई परचेज है ही नहीं। अगर उसका इंडिविजुअल परचेज भी होता, मतलब उसको डबल जगह से माल आ रहा है, खुद भी खरीद रहा है और एचओ से भी आ रहा है, तब फिर उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होता चंद्रलेखा, उसमें भी डबल डबल इंपैक्ट होता। खुद का अमाउंट का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है और एचओ से आया हुआ माल का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है। इस सब में वो नौटंकी नहीं है। होता तो क्या करेंगे वो भी बताता। इस सब में फिलहाल वो ड्रामा नहीं है, क्योंकि ब्रांच खुद परचेज कर ही नहीं रहे सर, सब कुछ एचओ से ही आया है। तो मतलब ये 2,52,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ब्रांच में, वो भी पूरा एचओ का ही है। तो ठीक है, निकाल लीजिए सर। 2,52,000 अपने आप में 140 है। इंटू 40 कर लो, उसका लोडिंग आ जाएगा। ना आएगा 2,42,000 डिवाइडेड बाई 140 इंटू, मेरा कुछ गलती हो गया। 2,52,000 डिवाइडेड बाई 140, हाँ ठीक है, इंटू 72,000 आ रहा है। या भी गया, ये रहा, ये लिख देंगे, क्योंकि क्लोजिंग किधर लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसका लोडिंग डेबिट में कैंसिल होगा। और किसके डेबिट में? एचओ के ब्रांच के? हाँ बस यही वाला गलती नहीं होना चाहिए, वरना किया कराया सब बर्बाद हो जाए। क्योंकि बच्चा सम है सर, एग्जाम में 7 नंबर में सम दे दिया आपका तो मजा आ जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, जल्दी से इधर लिख दी तो फालतू काम का यहाँ पे फिर 4 नंबर मिलेगा 7 में से, क्योंकि यही मेजर एलिमेंट है, वही ब्लंडर हो। सर एक आइटम का 3 नंबर कटेगा, एक आइटम गलत हुआ तो दोनों का नेट प्रॉफिट भी रॉन्ग आएगा, तो उसके लिए भी नंबर कटेगा। और ये मेन आइटम है, क्योंकि सब में बाकी सब सिंपल है, यही ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट पे ज्यादा नंबर होता है, सिंपल पे कम, तो अच्छा खासा नंबर कटता। 7 में आपको 3.5 या 4 ही मिलता। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, लिखना किधर। चलिए सर आगे देखते हैं और सम, अगर कुछ है तो। हाँ चलो, मतलब डिपेंडेंट हमको लग नहीं रहा उतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिपेंडेंट में सॉरी, ये फाइनल अकाउंट मेथड उतना इंपॉर्टेंट होने वाला। हाँ हमको लग रहा है, और एक बार क्रैकर में देखना कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया, वो पता चल जाएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच बहुत इजी है। यहाँ पे हो ये रहा है बेटा, पहले एक लाइन में बात समझ लो और आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एक लाइन में समझ के। सर ब्रांच ना अपना सब कुछ खुद मेंटेन कर, मतलब यहां पे अपना फाइनल अकाउंट कौन बना रहा है? खुद ब्रांच। खरीदने का काम भी ब्रांच खुद ही करता है, एचओ से भी आता होगा बट खुद भी खरीदता है। ऊपर वाला मेथड में ना ब्रांच से एचओ खुद का ब्रांच का परचेज होना नहीं था, क्योंकि वो डिपेंडेंट मेथड ही था, इसलिए वहां पे वैसा कहानी दिया भी नहीं। यहां देखो जो हम बात कर रहा था ना,
कि अगर वो डबल अमाउंट छुपा हो क्लोजिंग स्टॉक में, खुद का परचेज का भी फिगर बचा हुआ हो और एचओ से जो माल है वो भी थोड़ा बचा हुआ हो, यहां वो नौटंकी देगा। वहां स्कोप नहीं था क्योंकि डिपेंडेंट मेथड है तो ब्रांच खुद बाई आउट कर ही नहीं रहे, एचओ का काम है खरीद के भेजने का, बट यहां वो होगा। यहां पर इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बनेगा। पहला बात तो ये समझ लेना, ये सारा अकाउंट सब इंडिपेंडेंट मेथड में खुद ब्रांच बना रहे हैं। अब तक डिपेंडेंट मेथड में सब कुछ एचओ बना रहा था ब्रांच के बिहाफ में, बाद बाकी तुम्हारा आइटम सारा वही। यहां पर ब्रांच का एक ही काम है, पूरा कैश नहीं भेजता है, वो खुद का खर्चा भी खुद करता है, सेल भी खुद करता है, थोड़ा परचेज भी खुद करता है, थोड़ा एचओ से भी आता है, और अल्टीमेटली ईयर एंड में जो नेट प्रॉफिट बचता है ना वो रेमिट कर देता है वो एचओ। इसीलिए देखो लास्ट एक ही एंट्री जनरल एंट्री का बात करके बात खत्म किया, ब्रांच टू पी। समझे? बाद में ये एंट्री उतना कुछ नहीं है, आओ सम करते तो समझ में आ जाए। नॉर्मल फाइनल अकाउंट तुमको बनाना आता है ना, ये पूरा का पूरा वही, और ये आता भी नहीं है एकदम, क्योंकि देखो शायद तुमको ज्यादा सम से नहीं दिया, शायद तुमको ज्यादा सम भी नहीं दिया होगा इसका। देखो खाली जनरल एंट्री करवाया इसका एक, चलो ये सम करते हैं। होता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कोलकाता एचओ, दिल्ली ब्रांच एंड आगरा ब्रांच। देखो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि तीनों के बुक में जनरल पास करने बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट मेथड होता तो बाकी लोग जब अपना ब्रांच जब अपना अकाउंट से नहीं बना रहे तो काहे का जनरल पास करेगा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, सर कहां पकड़े आप, ये इंडिपेंडेंट मेथड था। अरे बेटा जी, यही तो इंडिपेंडेंस है कि तुम अपना अकाउंट खुद बना रहे हो। अब तक जो पढ़े डिपेंडेंट मेथड, वहां पे ब्रांच को अकाउंट बनाने का नौटंकी नहीं करना, वो खाली एक स्टेटमेंट बनाता है पेटी कैश का, छोटा छोटा जो बचत। जनरली क्या होगा ना बेटा, सब कुछ तो ब्रांचेस एचओ ही संभाल रहा है ब्रांच का डिपेंडेंट मेथड में, बस थोड़ा बहुत कैश वो ब्रांच के पास छोड़ेगा छोटा मोटा खर्चा के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, दो कस्टमर है तो एचओ ब्रांच एचओ को फोन करके बोलेगा 2 चाय भिजवाइए, 2 कोल्ड ड्रिंक भिजवाइए। गेट का नट खराब हो गया तो एचओ को फोन करके बोल रहा है ब्रांच मिस्त्री भेजिए, नट भेजिए, नट ठीक करवाइए। पियोन को बख्शीश देना है 20 रुपया, टोटो भाड़ा लग गया थोड़ा बहुत, आसपास डिलीवरी करना था, को बड़ा डिलीवरी का खर्चा एचओ का वैन होगा, वही से सामान जाएगा कस्टमर को। लेकिन छोटा मोटा एक डिलीवरी करना था, एचओ का वैन अवेलेबल नहीं है बड़ा वाला, तो अब ब्रांच क्या बोलेगा, अरे भाई बगल वाला कस्टमर है भिजवा दो ना एक टोटो करके। मान लो अब मेरे घर के बगल में ग्रेट ईस्टर्न है, हम वहां जाके बोला हमको तो टीवी लेना है, और अभी आज बहुत रश है, एचओ का वैन अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी डिलीवरी के लिए निकला हुआ है, और हम बोल रहे हैं हमको तो आज ही टीवी चाहिए वरना हम नहीं ऑर्डर देंगे, हम तो जा रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक है एक काम कीजिए आप रुकिए हम भिजवाते हैं। तो क्या करेगा, कोई छोटा मोटा टोटो वैन भाड़ा पे लेगा, बोलेगा लाओ कस्टमर के यहाँ दे के आ जाओ, तो उसका वैन भाड़ा का 50 रुपया 100 रुपया भाड़ा लगा, उसके लिए वो एचओ को थोड़े फोन करके बोलेगा पैसा भिजवाइए। तो ये सब के लिए छोटा मोटा खर्चा के लिए पैसा चाहिए, इसी के लिए वो थोड़ा मोटा कैश छोड़ता है, डेट इज पेटी कैश। उसके अलावा डिपेंडेंट मेथड में एचओ के पास कोई पैसा, ब्रांच के पास कोई पैसा नहीं होगा, बट यहाँ पे एचओ के पास सब कुछ होगा, ब्रांच के पास। तो देखो हमें क्या बोला, एक एक करके तीनों के बुक्स में एंट्री पास करने बोला है। गुड्स वर्थ ₹50,000 सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एचओ। देखो कौन किसको माल भेज रहा है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को, किसके ऑर्डर पे, दिल्ली ब्रांच को मतलब है क्या कहां माल जा रहा है, आगरा ब्रांच को मतलब है क्या कहां से माल आ रहा है। वो लोग मानेगा, दिल्ली ब्रांच मानेगा एचओ को ही भेज रहे हैं, और आगरा ब्रांच मानेगा हमको एचओ से ही मिल रहा है। और एचओ अपने बुक्स में क्या करेगा, वो मानेगा कि आगरा को मिला, आगरा रिसीवर है तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, और दिल्ली ब्रांच को दिल्ली ब्रांच गिवर है तो दिल्ली ब्रांच। ये अपने बुक में ऐसा एंट्री पास करके छोड़ देगा। तो ये देखो पहला ट्रांजेक्शन का एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ किया, आगरा टू दिल्ली। आगरा ब्रांच क्या बोलेगा, हमको मिल रहा है किससे, हमको गिवर कौन है, एचओ है ना। आगरा ब्रांच को माल मिल रहा है
आगरा मान रहा है हमको, दिल्ली हेड ऑफिस ही दे रहा है हमको, तो आगरा अपने बुक में क्या करेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच टू कोलकाता एचओ, एचओ गिवर, एचओ क्रेडिट, और जीएसटी भी। गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच बोले या गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक ही बात है, ठीक है। और दिल्ली बुक अपने में क्या करेगा? दिल्ली मान रहा है हम माल किसको भेजे? एचओ को। यहाँ पे एचओ रिसीवर है दिल्ली की नजर में, और टू जीएसटी भी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। दिल्ली ब्रांच ड्रॉ द बीआर ऑफ 40,000 ऑन आगरा ब्रांच विच इज सेंड फॉर इट एक्सेप्टेंस। दिल्ली ब्रांच बीआर बनाया जो वो आगरा ब्रांच को दे दिया। अगेन सेम बात सर, दिल्ली आगरा को कोई मतलब नहीं है कि हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। दे आर टेकिंग इट एज दैट वी आर डीलिंग विथ एचओ। तो देखो एचओ क्या लिखा, दिल्ली ब्रांच से बीआर मिला टू आगरा ब्रांच, ठीक है ना। दिल्ली क्या बोलेगा? बीआर टू कोलकाता ब्रांच, क्योंकि दिल्ली क्या मान रहा है हम कोलकाता एचओ को भेजिए, और जबकि ये क्या बोलेगा? कोलकाता टू बिल्स पेएबल, ठीक है। फिर बोला दिल्ली ब्रांच रिसीव 10,000 फ्रॉम आगरा, कैश मिला, कैश। सर अब तक तो समझ में आ गया, दिल्ली रिसीवर है तो दिल्ली डेबिट टू आगरा इन द बुक्स ऑफ एचओ। दिल्ली को मतलब ही नहीं है किसको गया। दिल्ली बोलेगा हम पैसा दे रहे हैं तो दिल्ली को पैसा मिल रहा है, कैश डेबिट। वो क्या मान रहा है? किससे मिल रहा है? कोलकाता एचओ से। हाँ, आगरा बोल रहा है हम पेमेंट कर रहे हैं, मेरे से पैसा जा रहा है तो टू कैश, उसको एक ही मतलब हम कोलकाता को दे रहे हैं, हाँ एचओ को दे रहे हैं, एचओ को। नेक्स्ट बोला गुड्स फॉर टू बी 20,000 रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। देखो हुआ क्या, आगरा ब्रांच किसी कस्टमर को माल बेचा था। हो सकता है वो कस्टमर माल लेके दिल्ली आ गया और वहां वो प्रोडक्ट खराब निकल गया। वो गया दिल्ली ब्रांच में, बोला हम आगरा ब्रांच से माल खरीदे हैं, वारंटी के अंदर है, आप वापस लीजिए। दिल्ली ब्रांच ये नहीं बोल सकता तुम आगरा से लियो वहां रिटर्न करो, क्योंकि कस्टमर के लिए ब्रांच सब एक ही है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कंपनी से मतलब है ना कस्टमर को, तो समझे मेरा बात? हेलो, हाँ। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, आगरा ब्रांच का कस्टमर दिल्ली ब्रांच को माल वापस कर रहे, यहां दिल्ली ब्रांच रिसीवर है, एचओ तो वही करेगा दिल्ली टू आगरा। दिल्ली ब्रांच क्या बोलेगा? मेरे को माल मिला है, किसके बिहाफ में? कोलकाता के बिहाफ में। और आगरा क्या बोलेगा? मेरा कस्टमर दिल्ली ब्रांच को माल वापस किया है, उसको मतलब ही नहीं दिल्ली ब्रांच से, उसको लग रहा है माल एचओ को गया, तो एचओ टू डेटर कम कर देगा वो अपना। जब माल भेजा तो डेटर को डेबिट किया होगा, डेटर रिटर्न कर दिया, माल डेटर को क्रेडिट कर देगा, और उसका मानना है कि माल कहां गया एक बार के लिए? कोलकाता एचओ, ठीक है। लास्ट, आगरा ब्रांच कलेक्टेड 20,000 फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ दिल्ली ब्रांच। अब देखो दिल्ली ब्रांच से कोई उधार में माल लिया था, वो गया होगा कोई काम से आगरा और वहां का ब्रांच में पेमेंट कर दी, मस्त है ना। ये होता है सर, बिल्कुल होता है। यहां पे भी देखो आगरा रिसीवर है तो आगरा डेबिट टू दिल्ली, एचओ को एक ही मतलब है, किस ब्रांच को मिला है उसको डेबिट कर दो, कौन ब्रांच के लिए गिवर है वो क्रेडिट कर दो। कोलकाता दिल्ली क्या बोलेगा? दिल्ली का डेटर कम हो गया, क्योंकि दिल्ली का एक कस्टमर आगरा में पेमेंट कर दिया है, अब दिल्ली को तो पैसा मिलना नहीं है, तो जब माल बेचा होगा तो डेटर को डेबिट किया होगा, अब डेटर खत्म। और ये वो क्या मान रहे हैं, ये पैसा किसको मिल गया? कोलकाता एचओ को। और ये भी क्या मानेगा? कैश आया है तो डेबिट, और ये पैसा किसको देना है? कोलकाता एचओ। समझ में आया स्टोरी? अब आपको जैसे हमें फाइनल अकाउंट बनाने बोला, एक मिनट लाइन पे।